आज हमारे ऑफिस में रोज़ माइन चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब उवैस अंबर साहब तासीर के ऑफिस में तशरीफ़ रखते हैं और इन्होंने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम किया है और हम लोग इनसे एजुकेशन के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। उवैस चाहेंगे उवैस साहब, तासीर के ऑफिस में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आप एजुकेशन लाइन में काफ़ी दिन से हैं, 10 सालों से हैं, 10-12 सालों से हैं और आपने काफ़ी काम किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, स्पेशली इन इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आप एक काफ़ी अच्छी तामीराती काम आपने किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज की एजुकेशन के बारे में आपके क्या तख़य्युल हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे जो मैं बात करना चाहता हूँ, इस पे कई दिनों से इंडिया के कई मीडिया ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक बयान निकाला और उसके ऑर्डर निकले कि कोचिंग संस्थानों पर कानून बनना चाहिए। 2010 में कोचिंग एक्ट बना था बिहार में। देखिए, आप एक बात सोचिए कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी पूरी ब्लैंक है, 1.25 लाख इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो कल 2 तारीख को जेई मेन का एग्ज़ाम में एप्लीकेंट होंगे और वो सारे बिहार के गांव से होंगे। ये सारे एप्लीकेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जेई मेन का। जी। लेकिन सोचने की बात है कि ये 1.25 लाख कैंडिडेट के लिए बिहार में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें 10 साल के एक्सपीरियंस में, तो मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊंगा कि अगर मैं 100 करोड़ रुपया घर में रखकर कभी बिजनेस के नज़रिए से सोचूं या अपने नज़रिए से सोचूं कि मैं लोगों को क्या ऐसी चीज़ दूं, अगर मैं 15 करोड़ का कॉलेज खोल दूं तो कितने कॉलेज खोल सकता हूं, 10 करोड़ का कॉलेज खोलूं तो कितने खोल सकता हूं, अगर मैं ये सोच करके कल मैदान में 10 एकड़ लैंड खरीद कर कॉलेज खोलना चाहूँ तो मेरे दिमाग में ये बात आएगी और मेरे एडवाइजर्स ये दिमाग देंगे कि सर 10 करोड़ और 15 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर आप कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? 420, 310 या 220? कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? सबसे पहले जो सवाल आपके मीडिया के जरिए पूछा गया मुझसे, तो कोचिंग संस्थान के बारे में जानना इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो कानून है वो ये है कि अगर कोई बच्चा 10वीं का या 12वीं का 60% अटेंडेंस नहीं रखता तो वो बच्चा 12th या 10th के एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, ये कानून कहता है। सवाल ये उठता है कि आज पूरे बिहार की सरजमीन पर किसी भी गांव पे आप जाएं, किसी गांव में जाकर पूछ लें, जितने भी बिहार सरकार के ज़रिए स्कूल चलाए जा रहे हैं, सीबीएसई सरकार के ज़रिए स्कूल एफिलिएटेड चलाए जा रहे हैं, उनमें से 70% स्कूल, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मेरे पास डेटा है, 70% स्कूल में उनके टेबल उल्टे हैं, सीधे नहीं हैं। उनके स्कूल के गार्डन में जो चापाकल लगा है, हैंडपंप लगा है, उसमें भैंसें बंधी हैं और उनके क्लासरूम में धान पसरा हुआ है। ये सिचुएशन है बिहार सरकार के स्कूल की। फिर भी ये लोग सब कह रहे हैं सरकार अपने अपने पार्टी को शायद फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मैं तो किसी नेता के पद पे से ये बात नहीं कह रहा हूँ, ना किसी पार्टी का मैं मेंबर हूँ और मैं किसी को इसलिए नहीं कहना चाहता, जबकि ये छात्रों के हित की बात है और ये बिहार की बहुत जिम्मेदार चीज़ है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो वही स्कूलों में जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन देखता हूँ, जैसे मैं आपको नाम भी बताऊँ, मैं अभी गया था तो मैंने लालू मंडल हाई स्कूल की डायरी देखी और उनके रजिस्टर देखे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि 800 से ज़्यादा +2 के रजिस्ट्रेशन उसमें, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के स्कूल जो बिहार में चल रहे हैं, ना कि सिर्फ लालू मंडल हाई स्कूल, ऐसे बहुत सारे, गौतम बुद्ध हाई स्कूल वगैरह जहानाबाद में भी मैंने जाके देखा, वहाँ 700-800 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कोई भी बच्चा क्लास में रजिस्ट्रेशन के बाद क्लास लेने नहीं आता। वो या तो खुले तौर से मैं आपको बता दूं, पटना में उनके फादर उनको प्राउड के साथ भेजकर कभी किसी मेंटस क्लास में पढ़ा रहे हैं, कभी विजन क्लास में पढ़ा रहे हैं, कभी वो सुपर 30 के हिस्सा हैं
और कभी वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के हिस्सा हैं। ये बड़े लोग हैं, इनका कोई नाम नहीं लेता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे इनके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा एक सवाल है जो बहुत ही कीमती है, जो किसी ने नहीं उठाया। क्या ये सवाल मेरा गलत है? तो मुझे इसके लिए चैलेंज किया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा 60% अटेंडेंस के बगैर कभी कोई +2 के एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकता, तो जो बच्चा, जो होर्डिंग्स लगी हैं पटना में, जिसकी फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, कई होर्डिंग्स और कई पेपर्स में ये कहा जाता है कि 11th क्लास के बच्चे को, ये बहुत गौर से सुनने की बात है, 11th क्लास के बच्चे को सेलेक्ट कर लिया गया और ये 11th क्लास का बच्चा X30 में सेलेक्ट हो गया। X30 में प्रिपरेशन के लिए सेलेक्ट हो गया। अब जो X30 के प्रिपरेशन में जब वो सेलेक्ट हो गया, X40 X60 की सिलेक्शन में वो सेलेक्ट हो गया, तो वो किस क्लास में था? 11th क्लास में था। तो X क्लास का बच्चा, X30 का बच्चा जब सेलेक्ट हो गया उसमें पढ़ने के लिए, तो क्या उस वक्त ये जांचा गया कि वो क्या जहानाबाद का था, दरभंगा का था, सिवान का था, गया का था, पटना का था, कहाँ का था? वो कहीं का भी हो सकता है। फिर कहा गया कि उस बच्चे ने 11 महीने इन हाउस रहकर पढ़ाई करी फला कोचिंग संस्था में, X30 में, X40 में, फला क्लासेस में 11 महीना रहकर पढ़ाई करी। साहब, मेरा तो बहुत सिंपल सवाल है कि दिस इज अ कंप्लीट क्राइम कि अगर कोई मुल्क का, अगर कोई बिहार का बच्चा 11 महीने किसी के घर में रहकर, किसी कोचिंग में रहकर, किसी बिल्डिंग में रहकर उनके यहाँ उसकी क्लासेस कर रहा था, तो अटेंडेंस उसका स्कूल में कौन बना रहा था? और अगर उसके अटेंडेंस बने ही नहीं, तो वो X30 से निकला हुआ एक आइडियल कैसे हो सकता है, जबकि वो गैर कानूनी तरीके से गलत अटेंडेंस अपीयर करके +2 में एलिजिबल हुआ है। मैंने एक बच्चे से मुलाकात की और पूछा, बच्चे आपका स्कूल कहाँ है? उसने बताया कि मेरा स्कूल X जगह पे। उसने स्कूल का नाम बताया। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो आपको लगेगा कि आप बार बार लालू मंडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2-4 लोगों को मैंने उसी से मुलाकात की, इसलिए मैं वही बात कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा, लालू मंडल कहाँ पे गया? मैं बोला, सर मैं गया तो नहीं हूँ, चिंटू सर ने मेरा एडमिशन करा दिया। मैं चिंटू सर इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो दुख की बात यह है कि क्या ये सरकार को पता नहीं है? क्या यहाँ पर कभी सरकार नहीं जाती? क्या महेंद्रू जाने की जरूरत नहीं है? क्या पटना सिटी जाने की जरूरत नहीं है? क्या खजांची रोड में उन्हें ये नहीं पता कि हजारों नहीं 4 लाख बच्चा पटना में पलायन करके पढ़ाई करता है, तो इन 4 लाख बच्चों का अटेंडेंस कौन बनाता है, जबकि बच्चा ही 6 लाख है +2 का? तो इन बच्चों का अटेंडेंस कौन बनाता है? और अगर इनका अटेंडेंस नहीं बनता और कोचिंग नहीं सब भार संभाल रखा है, तो बिहार में टीचर हायर करने की क्या जरूरत है? स्कूल बनाने की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसे सिस्टम को गला घोट नहीं देते, तब तक हम कभी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वजूद हम महसूस नहीं कर पाएंगे, हम उन्हें वजूद में नहीं ला पाएंगे बिहार में। क्यों? क्योंकि कोई भी कोचिंग का मालिक ये सोचेगा कि 1 करोड़ में कोचिंग खोल दूंगा तो मैं 5,000 बच्चे को पढ़ा सकूंगा, लेकिन अगर मैं 15 करोड़ के लैंड खरीद करके 15 करोड़ का कंस्ट्रक्ट करूंगा एक कॉलेज, तो मैं सिर्फ 320 से लेकर 420 बच्चे पढ़ाने का अधिकार रख पाऊंगा। इन सारे विचारों पर बिहार सरकार को ही नहीं, सेंट्रल सरकार को एक विचार करना चाहिए कि हम खुद अपने नज़र के सामने ऐसा होते देखकर हम सब क्यों चुप हैं? ये बहुत बड़ा विषय है जो मैंने आज आपके सामने रखा है। और क्यों लोग उनको लंदन और जापान में माला दे रहे हैं? क्यों नहीं पूछते कि आप कौन है साहब? क्या आप एक स्कूल हैं जिसने 11 महीने बच्चे को इन हाउस रखा? क्यों इतना डरते हैं लोग उनसे? क्यों नहीं पूछते? ये मीडिया वाले, यहाँ के जितने भी मीडिया है, उनका इंटरव्यू कराना चाहिए। मुझे फेस टू फेस प्रोग्राम में उनको बुलाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि किस आधार के तहत उन्होंने इन बच्चों को 11 महीने इन हाउस अपने यहाँ रखा। ये कौन सा फ्लाइंग एक्ट सरकार की तरफ से उनको दिया गया था? और आप कौन हैं? क्या आप एक स्कूल हैं जो एफिलिएटेड है? और अगर आप स्कूल हैं तो आपने 11th क्लास में एडमिशन कैसे ले लिया? एक स्कूल में तो 11th क्लास में एडमिशन नहीं हो सकता। और आपके यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा अगर कहीं का था जहाँ वो पहले 11th में था, तो उसका अटेंडेंस कैसे बन गया जब वो आपके यहाँ 11th में था? बहुत बड़ा विषय है। ऐसे कई विषय इस एजुकेशन फील्ड में हैं।
और हर बार महसूस करता हूँ कि ये लीकेज है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोचिंग सेंटर पे लगाम लगाया जाए और कई बार इसके लिए कई कदम भी उठाए गए सरकार की तरफ से। तो क्या ये कदम स्टेट गवर्नमेंट का कोचिंग सेंटर्स के जो ख़िलाफ़ हैं या उनको दुरुस्त करने के लिए हैं, इसमें आपका क्या कहना है? बेहतर ये कदम है? पहली बात कि सरकारें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, हालात कुछ बदले नहीं। मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा कुछ भी होने को होता तो ये सरकार इतनी बहुमत में है कि इनके पास ये मौका है कि ये जो चाहें अभी कानून ला सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बेहतर मौका सरकार के पास नहीं होगा। एक इतिहास के पन्ने में दर्ज कर दें, दारू बंदी से भी बड़ा बंदी कोचिंग बंदी होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह दारू बंदी करके नीतीश कुमार जी ने अपना नाम रोशन किया है, मैं आपको बता दूं कि कोटा, कानपुर, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, मैं आपको हिंदुस्तान के किसी कोने का नाम अगर आप लेंगे तो वहाँ ये वायरस धीरे धीरे नशा के तौर पे कोचिंग का बाजार फैलता जा रहा है। इसका आगाज भी नीतीश कुमार जी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये आसान कदम नहीं होगा। ये अरबपति लोगों के खिलाफ बड़ा कदम हो रहा होगा। मैं ऐसे स्टेटमेंट्स देता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी रहते अगर मुझसे कुछ नेक काम हो पाया तो मैं कर दूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं ये जानता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना उनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं जिनके अरबों का लॉस हो सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मौत बरहक है और तभी आएगी जब मौत होगी। ये थे हमारे तासीर के दफ्तर में रोज़ माइन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन जनाब उवैस अंबर साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंबर साहब। बड़ा सवाल ये है जो आपने बताया कि स्कूलों में 60% से ज़्यादा अटेंडेंस होने पर ही बच्चे आगे के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, चाहे वो CBSE हो या स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो। आपने ये बताया कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं बाहर कोटा में या अदर जगह या पटना के कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं और वो स्कूल जाते भी नहीं हैं, जबकि स्कूल की कई बार उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होती है। तो आखिर इस बात का तालमेल कैसे किया जाए कि स्कूल में 60% एंड अबव अटेंडेंस भी उनका हो रहा है जबकि वो किसी कोचिंग संस्थान में दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं? तो इसका क्या सलूशन है? इसका सलूशन मैंने दिया। इसका एक मॉडल सेंटर भी मेरे पास। मैं अंडमान निकोबार के गवर्नर AK सिंह साहब से मिला और मैंने उनको बताया कि कोचिंग के तैयारी के बगैर ये संभव नहीं कि हम अपने अंडमान निकोबार के बच्चों को किसी भी तरीके से JEE में अच्छा मार्क्स लाने में कामयाब कर पाए। और उनको उसका एक तरीका बताया कि आप कोचिंग संस्थान को 9 से 5 डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगा। मैं बच्चों को 9 से लेकर 5 बजे शाम तक नहीं चलाऊँगा। मैं आपको एक पेपर में ऐड निकालने देता हूँ, आप एक निकालिए। टेक्स्ट मैंने बना के दिया कि कोई भी इंसान जो फिजिक्स पढ़ाता है वो उसी सरकार के बिल्डिंग में, सरकार के स्कूल में 4 बजे के बाद सरकार इसका पैसा देगी, उनके प्रिपरेशन का। सरकार उनको एक फीस देगी, हर बच्चे पर 800 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया फीस देगी और उसी की बिल्डिंग देगी जहां वो सरकार के ही बिल्डिंग में उसी क़याम पर जहां बच्चा रजिस्टर्ड है उसमें फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट कराएंगे, केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट कराएंगे केमिस्ट्री के टीचर, मैथ्स का कोर्स कंप्लीट कराएंगे मैथ्स के टीचर। अगर ऐसा होता है तो हमें धान बेचकर, खेत बेचकर, खलिहान बेचकर पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जहानाबाद के स्कूल में ही हम फिज़िक्स के टीचर के ज़रिए जो अच्छा फिज़िक्स पढ़ाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, इससे 2 बातें होंगी। एक तो सरकारी टीचर ने अपनी खाना पूर्ति कर ली, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बेरोज़गार टैलेंटेड बच्चा है फिज़िक्स पढ़ा सकता है उसको एक रोज़गार मिल जाएगा, उसके ही शहर, उसके ही गाँव में। इससे भी एक रोज़गार जनरेट होगा और ये सरकार को इसका भार भी नहीं पड़ेगा। एक ड्यूरेशन होगा उसे कंप्लीट करने के लिए और उसी बिल्डिंग का इस्तेमाल करने से एक बात ये हो जाएगी कि अगर वो सरकार उसका पैसा नहीं भी देना चाहती है तो बच्चा उसका 100 रुपया फीस, 200 रुपया फीस दे देगा। इससे सिर्फ एक फायदे होंगे कि स्कूल में अटेंडेंस मेंटेन रहेगा और एक प्राइवेट इंसान को उस जगह पे एक शगल करने का मौका मिल जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है जिसका एक रोल मॉडल अंडमान निकोबार में मैंने बनाया है।
थैंक यू सो मच।